हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर कर दिए हैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले प्रीवियसली दोनों वीडियोस देखिए। काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं हमने वहाँ पे कवर की हैं। आज हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। अब सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक सीरीज बनती चली जाएगी, तो उस वीडियो में कंटिन्यूअस रहें। एक भी वीडियो अगर आपसे ड्रॉप होता है, छूट जाता है, तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेटर कि जहाँ पे अगर मान लो सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो तो पर्टिकुलरली फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो सीरीज में चलते जाइए, वहाँ से हम लोग इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो के सोल्यूशन में बताया था कि हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, बराबर। सबसे पहले हमारे पास लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें से फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्यूशन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह में मैं बता दूंगा कि कैसे आएंगे। पहले हम लोग पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा इस पे। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या चीज़ है, ठीक है, डेरिवेशन क्या है, कैसे हमको पता चलेगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा इसी में एक छोटा सा टॉपिक कवर होता है रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, थर्ड एक टॉपिक आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है, तो ये तीन टॉपिक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी अगर हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इजीली कवर करेंगे। प्लस इसका फोर्थ पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, वो अपने को पता होना चाहिए। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली वो डिपेंड है हमारे रॉल्ड्स लॉ पे, तो उसी में रिलेट करेंगे इनको। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखो, जैसे सपोज करो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, बराबर। यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, क्या सारे लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं, सीधी सी बात है, अलग अलग होगा। हर एक लिक्विड क्या करता है, अलग बिहेवियर शो करता है। वाटर का वेपर प्रेशर अलग होगा, जैसे मैंने कोई ऑयल दे दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। कोई भी जो लिक्विड होता है ना, वो जनरली हमेशा कुछ ना कुछ वेपर्स जनरेट करते रहता है, हमेशा। ठीक है, इवन तुमने पेट्रोल वगैरह देखा होगा, पेट्रोल को अगर मैं ऑर्डिनरी कंडीशन पे रख दूँ तो वो क्या जनरेट करेगा, वेपर्स हमेशा जनरेट करता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे तुमने पेट्रोल रखा था वो वहाँ से गायब हो जाएगा। इवन वाटर अगर तुम लोग देखो, एक बॉटल को अगर हम लोग पैक कर दें तो कभी नोटिस करना कि उसके साइड साइड पे पूरे वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिक्विड हमेशा एवोपरेशन की टेंडेंसी रखता है अपने पास, वो हमेशा क्या होते रहेगा, एवोपरेट होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। कोई लिक्विड ज़्यादा एवोपरेट करते हैं, कोई कम करते हैं। तो लिक्विड की जो एवोपरेशन की टेंडेंसी है, लिक्विड क्या करता है, वेपर्स फॉर्म करता है, राइट। अब इसी वेपर फॉर्मिंग एबिलिटी को हम लोग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि कोई लिक्विड मैंने ऐसे ज़मीन पे रख दिया है, ठीक है, कुछ टाइम पे वो एवोपरेट हो जाता है, तो वो उसका कौन सा बिहेवियर हो गया, वोलेटाइल का। कोई लिक्विड रखा है वो वैसे ही पड़ा है, 2 साल 4 साल 5 साल वैसे ही रखा हुआ है, दैट इज नॉन वोलेटाइल।
तो जो चीज़ें एवोपरेट करेंगी उनको हम लोग वोलेटाइल बोलेंगे, जो एवोपरेट नहीं करेंगी वो क्या हो जाएंगी, नॉन वोलेटाइल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लिक्विड की बात करते हैं कि वेपर्स जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मान लो इसको ऊपर से मैं ऐसे ब्लॉक कर दूं, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्तन वगैरह से इसको मैं पूरी तरह से पैक कर देता हूँ, तो ये वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, करेक्ट है। अब ये वेपर्स वापस से नीचे आएंगे और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, ये जो लेयर है ना इस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी तुमने पढ़ा होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, बराबर। किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जब उसकी खुद की वेपर क्या करती है, कोई प्रेशर अप्लाई करती है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, एक चीज दिमाग में पहले से रखो कि जो मैं पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में पूरा चैप्टर होगा। तो अगर मैं कभी वेपर प्रेशर की बात करूं, प्रेशर की कभी भी बात होगी तो इसको हम लोग P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको P1 से, और इसको नॉर्मली P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर लिखना है तो मैं लिखूंगा P1 नॉट, इसको लिखेंगे P1 नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा P नॉट। ये सिंबल्स में इसलिए स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड है और इन्हीं के ऊपर चलने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। प्योर फॉर्म की बात करूंगा तो P2 नॉट, P1 नॉट और P नॉट। ठीक है, वेपर प्रेशर की बात होगी तो P2 P1 करके हम लोग लिखेंगे। स्पेशली सॉल्यूट लिखना है तो P2 हो जाएगा, सॉल्वेंट लिखना है तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, वेपर प्रेशर समझ में आया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, ठीक है, कोई लिक्विड है जो लगातार एवोपरेट कर रहा है, उसकी एवोपरेशन टेंडेंसी को अगर मैं कम कर दूं कुछ नई चीजें ऐड करके, बराबर, उसकी वेपर्स निकल रही थी, तुमने कुछ डाल दिया जिससे उसकी वेपर प्रेशर निकलना बंद हो गया या कम हो गया, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सपोज करो अगर अपने पास कोई सॉल्वेंट है, वाटर है, और ये कुछ वेपर जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका खुद का क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। मैंने इसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया, और कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब, जो खुद एवोपरेट नहीं करता है। तो जैसे वाटर है, वाटर में से एवोपरेशन हो रहा है, उस पर मैंने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो वो उसके सरफेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो जो वेपर पहले निकल रही थी, अब उन वेपर्स का निकलना या तो बंद हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ, कोई वेपर प्रेशर हो रहा है, निकल रहा है, उसको मैंने क्या कर दिया, कुछ नई चीजें डाल के कम कर दी, दैट पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो ये चीज क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो इसका खुद का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, राइट। इसका कम था तो इसमें जब इसको किसी सोल्यूशन में तुमने ऐड किया या सॉल्वेंट में ऐड किया तो इसने क्या कर दिया, वाटर के भी वेपर प्रेशर को कम कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को एक सिंपल सा बताओ, अगर मैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बोलूं तो P1 है, जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद अब जो सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या है, P है। ठीक है, तो कितना चेंज आया है वो निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा P इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा थी क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने के बाद सोल्यूशन की क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला मिलता है मुझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर क्या निकल के आता है, डेल्टा P इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो P1 माइनस P, जिसमें P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। फर्स्ट फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो ये अपने को दिमाग में बैठा के रखना है कि ऐसे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट डाल दो, अपने को ज़रूरत पड़ेगी आगे।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब रॉल्ड्स लॉ पे। ठीक है, तो रॉल्ड्स कोई साइंटिस्ट है जिसने अपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो उसकी हिस्ट्री सिविक्स के बारे में लेना देना अपने को कुछ नहीं है। रॉल्ड्स लॉ होता क्या है? ठीक है, मेन तो इसका डेफिनेशन आ जाता है एग्जाम में लिखने को, बहुत बार डेफिनेशंस आए हुए हैं, प्लस इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, वो ध्यान में रखो। रॉल्ड्स लॉ का क्या बोलना है कि सपोज करो कि कोई मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, उसमें कुछ गैसेस भरी हुई हैं, जैसे O2 है, N2 है, राइट, H2 है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है O2, N2 और H2, कुछ गैसियस फॉर्म में। तो ऑक्सीजन प्रेशर लगाएगा कंटेनर पे, नाइट्रोजन लगाएगा और हाइड्रोजन लगाएगा। ठीक है, राइट। तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो मुझे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो कुछ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो तो लिक्विड फॉर्म में, वो तो कंटेनर पे प्रेशर लगा ही नहीं रहे। ठीक है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन का वेपर प्रेशर निकालना है तो मुझे ऑक्सीजन का सबसे पहले प्योर वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, इनटू इसके कितने मोल फ्रैक्शन इसको इसमें इन्वॉल्व हैं प्रेशर लगाने में, क्योंकि लिक्विड वाले तो यही स्टेट में है। ठीक है, ये खाली गैसियस वाले जितने भी होंगे वही लोग तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कोई मुझे बोले कि N2 का प्रेशर बताओ, N2 का वेपर प्रेशर बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा कि N2 का प्योर फॉर्म में कितना है इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, मतलब X/2 मोल फ्रैक्शन। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इनको ध्यान में रखना ही है, इसके बिना अपने कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। मैं बोलूँ H2 कितना प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर ऑफ H2 क्या लिखोगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ H2 इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो रॉल्ड्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, बराबर, प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्चुअल वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट होता है। बहुत इजी सा स्टेटमेंट है कि किसी भी चीज़ का अगर तुमको प्रेशर कैलकुलेट करना है कि कोई भी चीज़ कंटेनर पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उसके एक्चुअल वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकाल लो, वो तुमको वो आंसर उठा के दे देगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बोलूँ P1, P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर होगा, कैसे मिलेगा, P1 नॉट इंटू X। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ P2 क्या होगा, P2 किसका होता है, सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इज P2 नॉट इंटू X2, ये हो गया। अब मैं बोलूँ कि कंटेनर पे टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, उसके लिए हम लोग टोटल प्रेशर निकालें तो क्या कर दें, P1 प्लस P2, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या मिलता है, P टोटल इज इक्वल टू P1 के लिए हमने क्या निकाला, P1 इंटू X1 प्लस P2 के लिए क्या निकाला तुमने, P2 इंटू X2। ठीक है, अब देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो अगर मान लो यहाँ से मुझे X2 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस X1 कर दूंगा, बराबर है। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो सिंपल सा, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P1 नॉट इंटू X1 प्लस ये क्या मिल गया हमको, P2 नॉट इंटू 1 माइनस X1। सॉल्व करो, P1 X1 प्लस P2 माइनस P2 X1। अब इन दोनों के पास X1 X1 है तो साथ में ले लो, P1 X1 माइनस P2 X1 प्लस P2। फाइनली क्या मिल जाता है, X1 X1 अगर कॉमन लोगे तो P1 माइनस P2 प्लस, तो टोटल प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से ये निकल के आ जाएगा अपने को। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो? रॉल्ड्स लॉ आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात करता है। आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या, कि मेरे पास कुछ सॉल्यूट है और कुछ सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कुछ अलग है,
इसका वेपर प्रेशर कुछ अलग है। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, राइट, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं या तो अट्रैक्शन हो जाएगा या तो रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। जबकि रॉल्ड्स लॉ क्या कंसिडर करके चल रहा है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे चेंज क्या देखने को मिलता है। ये रॉल्ड्स लॉ का हमारा पहला ये है, क्लियर है, तो इससे निकाल लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को मैं उठा लूँ, मान लो इसको सॉल्वेंट वाले को हम लोग उठा लेते हैं, तो हमको मिलेगा क्या। तुमने लिखा क्या हुआ है देखो, इसी में नया टॉपिक एक ऐड करो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, निकालेंगे कैसे इनको। तो देखो हमने क्या लिखा था, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ये वैल्यू लिखी थी। अब करना क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो क्या करोगे इसमें, सिंपल सा, x1 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिख दूँ, 1 माइनस x2। तो ये फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस x2, और फाइनली P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो P1 इंटू x2, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब क्या मिल जाएगा हमको अब देखो, ठीक है, क्या कर दे इसमें, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे ले ले तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट x2 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, बराबर है। आगे क्या मिलेगा, x2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1, क्लियर है। मतलब ये कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर हो रहा है, जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ रही है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, x2 है। और x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। x2 का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, x2 इज इक्वल टू क्या, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो इसको क्या लिख दें हम लोग, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या, x2 लिखा हुआ है हमने, और फॉर्मूला पुट करते जाओ, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। सॉल्यूशंस जो हमारा चैप्टर है, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है, वो डील करता है किसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो N1 और N2 की वैल्यू है, N1 क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू के सामने N2 क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं, बराबर। तो इसकी कोई ज़रूरत हमको पड़ने वाली नहीं है। तो नया हम लोग क्या लिख दे इसको, P1 0 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू ये N2 बाई, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकालना बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूट निकाल रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, N1 के लिए निकाल रहे हो तो W1 अपॉन M1, ठीक है। रख दो यहाँ पे, क्या मिल जाएगा, N2 की वैल्यू हमने क्या लिखी, W2 अपॉन M2 अपॉन क्या मिल रहा है मुझे, W1 अपॉन M1। फाइनली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या, ये कर दो, W2 इंटू M1 हो जाएगा अपॉन क्या, M2 इंटू W। तो ये फाइनल फार्मूला निकल के आता है किसके लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे P1 क्या है, तो सॉल्वेंट का एक्चुअल वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट P1 ये हो गया, W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हमको फॉर्मूला मिल जाता है, प्लस इसके पहले हम लोग ने रॉल्स लॉ का डेरिवेशन कंप्लीट किया हुआ है।
अब देखते हैं ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रॉल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग रॉल्स लॉ को देखें तो रॉल्स लॉ का मैंने क्या बोला तुमको कि रॉल्स लॉ का ये स्टेटमेंट है कि जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होता है और इसका कुछ वेपर प्रेशर होता है, लेकिन अगर मान लो गलती से इनके अंदर अट्रैक्शन होने लग गया या इवन रिपल्शन होने लग गया, ठीक है, वेदर अट्रैक्शन हो जाए या रिपल्शन हो जाए, तो क्या इनके वेपर प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो सीधी सी बात है कि वेपर प्रेशर पे भी फर्क पड़ेगा, राइट। रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है, ठीक है। देखो सपोज करो मैं बोलूँ मेरे पास ए है कोई चीज़ और कोई चीज़ बी है जो कोई सोल्यूशन पर्टिकुलर बनाते हैं, ठीक है। तो अब ग्राफ पे देखो, ध्यान दो, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस अपने पास वेपर प्रेशर, और हमने अगर मान लो मुझे ए का वेपर प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू इसी का क्या लिखते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बराबर है। बी के लिए निकालना है तो बी के लिए क्या करेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट प्योर वेपर प्रेशर इंटू एक्स बी, ठीक है। तो अगर लॉजिकली देखोगे तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल खाली प्रेशर लगा रहा है, तो एक मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा या दो करेगा या तीन करेगा या चार करेगा? तो हमारे पास सिंपल सा आंसर है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इसी को केमिकली हम लोग कैसे बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन जितना भी बढ़ेगा लगातार वो क्या होगा, वेपर प्रेशर को भी उतना बढ़ाएगा। तो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि ये ए का एक्सिस है और ये बी का एक्सिस है, ठीक है। पी ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स ए पकड़ लेते हैं और ये एक्स बी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक्स ए अगर ज़ीरो हुआ तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। और मैं बोलूँ कि अगर इस एक्सिस के साइड जाते जाते एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ, ठीक है। और ये जो ग्राफ बना है इस ग्राफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, सही है। बी एक्सिस पे मान लेते हैं एक्स बी क्या था, ज़ीरो था, तो उसका प्रेशर भी क्या रहा होगा, ज़ीरो होगा। जैसे जैसे एक्स बी का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, प्रेशर भी लगातार बढ़ेगा। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते थे पी बी, और पी बी का क्या फॉर्मूला लिखा हमने, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो फाइनली मुझे ये जो पॉइंट मिलेगा ना, ये टोटल प्रेशर बताएगा पी ए प्लस पी बी। क्लियर हुआ ये ग्राफ? जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। समझ में आया? ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये बनाया है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, और रॉल्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज़ है, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं कर रहा है। जैसा कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमको क्या सिखाया जाता था, आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस मतलब जिनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो अर्थ पे कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर यही ग्राफ मुझे बनाना पड़ जाए फॉर नॉन आइडियलिक सॉल्यूशन, तो यही ग्राफ मुझे दो टाइप से दिखेंगे। देखो कैसे, अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होने लग गया तो भी वो क्या हो जाएगा,
नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर अगर रिपल्शन हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। सेम ग्राफ है, देखो चेंजेस कैसे आते हैं ग्राफ में, हमने इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया था, ए वाली एक्सिस, यहाँ पे बी वाली एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एक्स से क्या बोल दिया था 0, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि ऐसे ग्राफ बनना चाहिए था जो हमने बनाया है प्रीवियसली, ये पी ए हो गया हमारा, ये क्या हो गया पी बी हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास पी टी हो गया, जिसको हम लोग पी ए प्लस पी बी बोलते हुए चल रहे, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि ऐसे ग्राफ बनने चाहिए थे, बट अब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या चालू हो गया, अट्रैक्शन चालू हो गया। अगर दो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे तो जल्दी एवोपरेट करेंगे या अट्रैक्ट रहेंगे, तो अगर इंटरैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो गए तो उनकी एवोपरेशन टेंडेंसी लगातार क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, समझा। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होने लग गए तो जो ग्राफ में ऐसे एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं मुझे डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो जो ग्राफ ऐसे जा रहा था अब वो मेरे एक्सपेक्टेशन के और नीचे से जाएगा, बराबर है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर ले, ठीक। और पीबी वाला भी क्या होगा, जो प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रेशर मुझे क्या मिलेगी, कम मिलेगी देन एक्सपेक्टेड। तो अगर पीए और पीबी की वैल्यू ही कम मिल गई तो पीटी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल गैस के लिए अपने को ग्राफ मिलेगा कब, जब मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब नेक्स्ट वाला ग्राफ देखो, ये हमारी ए एक्सिस है, ये बी है, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक्स ए हमारा 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स ए हमारा 1 हो गया और एक्स बी क्या हो गया, 0 हो गया। हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ क्या है कि हमने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, ये हमारा पी बी हो गया, ये पी ए हो गया और ये हो गया पी बी, और फाइनली ये क्या हो गया, पी टोटल हो गया, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड ग्राफ था, बट अब मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि हमारा सोल्यूशन नॉन आइडियल है और उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, उनके जो मॉलिक्यूल से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन हो रहा था तो वेपर प्रेशर कम हो जा रहा था, बट अगर रिपल्शन होगा तो वो तो चीज़ें और तेजी से किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगी, वेपर में। मतलब जो वेपर प्रेशर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अब वेपर प्रेशर क्या होगा, रिपल्शन की वजह से बढ़ जाएगा। दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिपल्शन वेपर प्रेशर को घटा देंगे, बट अगर दो मॉलिक्यूल आपस में ही दूर भाग रहे हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। और अपने आप बढ़ गया तो ये जो पी ए में ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो सीधी सी बात है इससे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो ग्राफ ऐसे जा रहा था वो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, पीबी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर एक बार मैंने पीए और पीबी की वैल्यू बढ़ाई तो जो मैंने पी टोटल निकाला था वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, फॉर रॉल्ड्स लॉ। क्लियर हुआ, रॉल्ड्स लॉ क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन, राइट, दूसरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन बता दो, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। अब इसमें भी दो टाइप आएंगे, सोल्यूशन आइडियल हुआ तो ऐसे दिखना चाहिए, नॉन आइडियल हुआ तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, अट्रैक्शन वाले और रिपल्शन वाले। रिपल्शन होगा तो हायर देन एक्सपेक्टेड और अट्रैक्शन होगा तो लोअर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये ग्राफ्स के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, बेटर कि इसको हम लोग इजीली बना सके, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ यहाँ तक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं क्या कैसे करना है, फिर आगे चलते हैं, राइट। तो देखो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें सबसे पहले तो अपने को डेटा निकालने आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन,
एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है तो डायरेक्ट इसको मैं क्या बोल दूँ, P लिख दूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 10⁻³ kg, बराबर। नेक्स्ट, of solute in 0.1 kg, the vapor pressure of solution containing this, ये इसका नहीं दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है, सॉल्यूट है हमारे पास प्लस सॉल्वेंट है, वो कोई सोल्यूशन बना रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 13.3 kg ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट दे दिया है उसने, वेट मतलब क्या, W2 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 13 इंटू 10⁻³ kg ऑफ सॉल्यूट इन 0.1 kg ऑफ वाटर, सॉल्वेंट दे रहा है मतलब ये क्या हो गया, W1 हो गया हमारे पास कितना 0.1 kg एट 298 केल्विन इज दिस, राइट। तो इसका हमको वेपर प्रेशर दे रहा है सोल्यूशन का 27.371 mmHg। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलार मास मतलब क्या निकालना है तुमको, M2 की वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर क्या था हमारे पास, सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग कैसे लिखते हैं, P1 से, P1 अब वो अपने को दे रहा है, कितना दे रहा है 28.065 mmHg, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे इजीली सॉल्व हो जाता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर हम लोग देखें, या मैं बोलूँ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, याद है, P1 माइनस P अपॉन P1 इज इक्वल टू क्या, W2 अपॉन M2 इंटू M1 इंटू W, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब सिंपल सा इसमें देखो, हमारे पास P1 की वैल्यू है, P की वैल्यू है, वापस P1 यहाँ पे, हमको क्या निकालना है, M2 निकालना है। M2 हमको पता नहीं है, बट W2 पता है, क्या दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। M1 पता है क्या, देखो हमको W1 यहाँ से पता चल गया, W1 यहाँ पे, M1 क्या होता है, सॉल्वेंट उसने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, तो M1 मतलब क्या, मोलार मास। अब वाटर का मोलार मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस 16 इसका मतलब कितना 18 ग्राम पर मोल, समझ में आया। अब क्या मिल गया, ये 18 ग्राम मिल गया, मतलब तुम्हारा जो M1 का वैल्यू है वो कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इक्वेशन में, सिंपल सा P1 की वैल्यू, अब इसको अगर हम लोग साइड ले लें तो M2 मुझे निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये P1 ऊपर चला जाएगा तो इंटू P1 कर दो अपॉन ये P1 माइनस, ठीक है। बस ये सिंपल सी इक्वेशन बनी है हमारे पास, जिसमें हमको हर एक वैल्यूज़ ऑलरेडी उसने दे रखी हुई है। सिंपल सा वो वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करो, जैसे W2 क्या दिया है हमको, यहाँ पे दिख रहा है 13 इंटू 10⁻³ kg इंटू M1 हमारे पास क्या है, M1 हमने निकाला 18 इंटू, अब देखो ये ग्राम में था तो चाहिए इसको केजी में कन्वर्ट कर लो पहले, तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ kg, तो 18 इंटू 10⁻³ कर दो इंटू P1 हमने क्या लिया हुआ है 28.065 अपॉन हमारे पास W1 क्या है, तो क्या दे रहा है 0.1 kg इंटू P1 माइनस P, तो P1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये दिख रहा है यहाँ पे 28.065 माइनस P की वैल्यू क्या है हमारे पास 27.37। अब सारा कुछ कैलकुलेशन का खेल है, वो अपने को पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है किसी भी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस के, स्पेशली जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बराबर। कभी भी न्यूमेरिकल होगा तो सॉल्यूट को अलग अलग कर लो, सॉल्वेंट को अलग कर लो, जो भी डेटा दिया हुआ है एज इट इज़ उनको लिख लो, उसके अकॉर्डिंग किस फॉर्मूले में वो फिट हो रहा है, क्या हमको पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, उसको लिखो और हमारे आंसर मिल जाते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल इस वीडियो में हमने कवर किया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ। ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स है तो वो आप लोग पोस्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। वेदर हम लोग वीडियोस पे ही दिखा देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी जो नोट्स वगैरह हैं वो आप लोग अपने हिसाब से कंप्लीट करिए।